क्या पढ़ते रहता है? कहानी पढ़ रहे हैं। मारेंगे जा, दिन रात कहानियां पढ़ते रहता है। मैं तो बनाया, निकालो किताब, मैं पढ़ाते हैं इधर। हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है त्रिकोणमिति। तो आइए हम लोग सीखते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। तो ये जो ट्रिगोनोमेट्री है दोस्तों, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक ग्रीक वर्ड है ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें ट्रिगोन और मेट्री, ये ट्रिगोन और मेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। जिसका ट्रिगोन का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो हम लोग त्रिकोणमिति में जो भी पढ़ेंगे दोस्तों, वो ट्रायंगल के मेजरमेंट के बारे में। तो आइए एक बार इसका हम डिफिनीशन देख लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्री इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। हाँ, ट्रिगोनोमेट्री एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है दैट स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रिगोनोमेट्री में, त्रिकोणमिति में हम पढ़ते हैं त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोणों में संबंध को पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। इसमें एक खास बात यह है, नोट में हम लोग देखेंगे उसे, कि इट डील्स विथ ओनली राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि त्रिकोणमिति में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं दोस्तों, वो है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, यानी समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं इसमें। तो त्रिभुज बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन एक त्रिभुज को हम कैटेगराइज कर दिए, एक खास त्रिभुज के बारे में हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं, और वो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। आइए हम लोग देखते हैं समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री यानी समकोण। 90 डिग्री को हम लोग किस तरह का कोण कहते हैं? समकोण कहते हैं। तो जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो या 90 डिग्री हो, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसा कि इस ट्रायंगल में आप लोग देख सकते हैं। तो इस ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं कि ए वाला जो एंगल है, ए एंगल है 90 डिग्री है। आप लोग देख सकते हैं ए 90 डिग्री है। तो ए एक समकोण त्रिभुज हुआ। एक ऐसा त्रिभुज हुआ, ए एक समकोण त्रिभुज हुआ। हम इस त्रिभुज का नामांकन कर देते हैं। जैसे कि इस त्रिभुज का, इसका नाम ए ले लिए, और इस कोण का नाम बी, और इस कोण का नाम सी ले लेते हैं। और एक काफी इंपॉर्टेंट चीज होता है समकोण त्रिभुज में, वो है रेफरेंस एंगल। आप जानते हैं रेफरेंस एंगल किसको कहते हैं? तो देखिए इसमें ए जो एंगल थीटा है, आप किसी भी एंगल को, इस एंगल को भी, इस दोनों एंगल में से किसी को भी आप रेफरेंस एंगल ले सकते हैं। इस एंगल को या इस एंगल को, किसी को भी एक रेफरेंस एंगल ले लेते हैं, और उस रेफरेंस एंगल के हिसाब से समकोण त्रिभुज में भुजाओं का नामांकन होता है। इसीलिए ये रेफरेंस एंगल जो है बहुत ही आवश्यक है और महत्वपूर्ण है ये जानना। तो अब हम समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का नामांकन करेंगे। तीनों भुजाओं का एक खास नाम से संबोधित करते हैं, और किस किस नाम से संबोधित करते हैं आइए हम उसे सीखते हैं। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में ए वाली भुजा और ए वाली भुजा जो समकोण से उन दोनों भुजाओं जिसके बीच में समकोण हो, उन दोनों भुजाओं के छोड़कर जो तीसरी भुजा होती है, ये सबसे लंबी होती है, सबसे बड़ी होती है, जिसे हम लोग कर्ण कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और एक कर्ण हमेशा, जो सबसे लंबी भुजा होगी वो हमेशा कर्ण ही होगी, लेकिन बाकी जो ए भुजा और ए दोनों भुजाएं बच गई है, तो इसका नामांकन इस रेफरेंस एंगल पे डिपेंड करता है, इससे जो है कि संबंध रखता है। अगर ए एंगल रेफरेंस एंगल थीटा हम लेते हैं, तो इस रेफरेंस एंगल के हिसाब से इस सामने वाली इसकी जो भुजा होगी उसे हम लोग लंब कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। और जो ये रेफरेंस एंगल है, तो इसका एडजेसेंट साइड, यानी कि इससे लगी हुई जो बाकी बची हुई जो भुजा है, उसे हम लोग आधार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम लोग आधार कहते हैं। इसे समझना काफी जरूरी है।
तो आइए देखते हैं हम लोग। अब जो है कि हम एक अलग त्रिभुज लिए हैं ऐसा, और इसमें हम एंगल यहाँ पे एक गामा लेते हैं, और इस गामा को समझते हैं कि अगर ए रेफरेंस एंगल है ना, इसका नामांकन कर देते हैं ए, बी और ए है सी। तो अगर ए रेफरेंस एंगल है तो जो सबसे लंबी वाली भुजा है वो कर्ण हमेशा रहेगी, लेकिन बाकी के जो बच गए ए वाली भुजा और ए वाली भुजा, इसका नामांकन कैसे होगा? तो चूंकि ये रेफरेंस एंगल है तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो होगी क्या? लंब। और जो है कि इसका एडजेसेंट यानी इसके साथ वाली जो भुजा होगी, ए वाली भुजा जो होगी ये होगी आधार। तो ए भुजा और ए भुजा, ये दोनों भुजाओं का जो नामांकन है इस रेफरेंस एंगल पे डिपेंडेंट है। आगे बात समझ में? इसलिए ये रेफरेंस एंगल काफी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोगों ने समकोण त्रिभुज को जाना और उसके भुजाओं का नामांकन को भी हम लोगों ने समझा। तो अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में, त्रिकोणमिति में जो उसका एंगल होता है, उसका एंगल क्या है? थीटा है। और उसके जो है कि भुजाओं में, है ना, उसके एंगल और भुजाओं में आपसी संबंध को जानेंगे। उन तो इसका संबंध होता है, इसमें 3 भुजाएं हैं, आप लोग देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि त्रिभुज के 3 भुजाएं होते हैं। वैसे ही हमारे समकोण त्रिभुज में भी 3 भुजाएं हैं, और तीनों भुजाओं का एक खास नाम है ना? कर्ण, क्या क्या नाम है उसका? कर्ण, लंब और आधार। और ये लंब और आधार अभी हम लोगों ने इस पे डिटेल से अभी चर्चा किया था कि इस रेफरेंस एंगल पे ही डिपेंडेंट होता है लंब और आधार का नामांकन। तो आ- आइए हम लोग देखते हैं कि कर्ण, आधार और लंब, है ना? तो कर्ण, आधार और लंब के अनुपात को देखें तो 3 बेसिक अनुपात इसमें होते हैं, है ना? 3 बेसिक अनुपात इसके हो सकते हैं जो संभव है। तो देखते हैं हम लोग। तो हम लोग इस त्रिभुज के, है ना, ये त्रिभुज एबीसी के भु भुजाओं का जो संबंध देखें, उनके अनुपात को देखें तो लंब और कर्ण का अनुपात हो सकता है, आधार का और कर्ण का अनुपात हो सकता है, और लंब और आधार का अनुपात हो सकता है। ये 3 बेसिक अनुपात हैं। त्रिकोणोमेट्रिक रेशियोज जो बताता है, यही तीनों है त्रिकोणमितीय अनुपात है, जो लंब और कर्ण में हो सकता है, आधार और कर्ण में हो सकता है, और लंब और आधार में हो सकता है ना? तो इसी अनुपात को का हम कुछ नाम देते हैं, जैसे कि लंब और कर्ण का जो अनुपात है, यानी कि लंब और कर्ण का जो अनुपात है, इसी अनुपात को हम लोग साइन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइन कहते हैं। इसका नाम दिया गया साइन। ठीक वैसे ही आधार और कर्ण का जो रेशियो होगा, उसका अनुपात होगा, हम शॉर्ट में आधार लिखते हैं, आधार और कर्ण का जो रेशियो होगा, हम लोग उसका एक नाम दिए हैं कोसाइन। उसका क्या नाम दिए हैं? कोसाइन। और इसके बाद जो बच जाता है, इसके बाद क्या है? लंब और आधार का रेशियो। क्या है? लंब और आधार का रेशियो। लंब और जो आधार का रेशियो है, इसे हम लोग कहते हैं टेंजेंट। ये बस नामांकन है ना? इसे साइन कहते हैं। लंब और कर्ण के का जो अनुपात है उसे हम लोग साइन कहते हैं। आधार और कर्ण का अनुपात है उसे हम लोग कोसाइन कहते हैं। और लंब और आधार के अनुपात को हम लोग टेंजेंट कहते हैं, है ना? और देखिए, हम लोग अभी एक रेफरेंस एंगल लिए थे, है ना? अभी आप हम दिखाते हैं आपको कि ये जो एंगल थीटा है, ये जो एंगल थीटा है, इसे हम रेफरेंस एंगल लेते हैं, और इसी थीटा के हिसाब से हम लंब और आधार का नामांकन कर पाते हैं। अब ये मैं अभी इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि इसका इस्तेमाल देखिए यहाँ पे है।
हम लोग जो है साइन किसे कह रहे हैं, लंब और कर्ण के अनुपात को कह रहे हैं। तो साइन को हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, SIN को E को हम लोग हटा देते हैं, साइन लिखते हैं। और चूंकि ये लंब जो आया है ये रेफरेंस एंगल के हिसाब से इसका नामकरण हुआ है, तो इस साइन के साथ उस एंगल को भी डिनोट करना क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। यानी कि साइन के साथ हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे। वैसे ही कोसाइन को हम लोग शॉर्ट में कॉस कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉस। और इसके साथ जो है कि थीटा को लिखना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि कॉस थीटा जो होगा आधार और कर्ण का रेशियो होगा, और आधार कौन होगा, है ना, आधार कौन होगा। तो हम लोग आधार को इसी रेफरेंस एंगल के बेसिस पर हम लोग आधार को और कर्ण को सिलेक्ट करते हैं। तो इस आधार क्या होगा, तो आधार ए होगा, आधार ए होगा। और क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस एंगल ए है और इस रेफरेंस एंगल के हिसाब से आधार ए होगा। इसीलिए हम जब इस रेशियो का नामांकन करते हैं तो इसमें थीटा को सम्मिलित करना, उस रेफरेंस एंगल को, है ना, उस रेफरेंस एंगल को सम्मिलित करना बेहद आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है। टेंजेंट को हम जो है कि डिनोट करते हैं टेन से, है ना, और यहाँ पे भी उस रेफरेंस एंगल को लिखना बेहद जरूरी है, ध्यान दीजिएगा इसको। तो हम 3 बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हमें मिला है, लंब और कर्ण का, आधार और कर्ण का, और लंब और आधार का, जिसका नामांकन हमने किया है साइन थीटा के रूप में, कॉस थीटा के रूप में और टैन थीटा के रूप में, है ना। तो हमें 3 बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज मिले, अभी हम लोगों ने देखा साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। तो एक बेसिक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम अनुपात को देखते हैं, है ना, तो ए अनुपात बी इज नॉट इक्वल टू बी अनुपात ए। ये बेसिक चीज है, यानी कि सीधे कह सकते ए बाई बी ये बराबर नहीं होता है बी बाई ए के। और जब ये बराबर नहीं है तो ए अनुपात बी और बी अनुपात ए, ये दोनों एक अलग अलग अनुपात को बताते हैं। तो इसी बेसिक अनुपात से संबंधित हम लंब और कर्ण के अनुपात को हम लोग साइन बोले। लेकिन जब हम लोग कर्ण और लंब के अनुपात को देखेंगे, इसी का इनवर्स देखेंगे, तो एक नया अनुपात मिलता है ना, एक नया अनुपात मिलता है। और इसका नाम जो है कि हम लोग रखते हैं कोसेक। क्या नाम रखते हैं, कोसेक। कोस ये होता है कोसेकेंट, लेकिन हम लोग इसे शॉर्ट में जैसे हम लिखते आ रहे हैं उसे कोसेक कहेंगे। और अभी मैंने बताया थीटा लिखना क्यों अनिवार्य है, क्योंकि थीटा के हिसाब से ही लंब और इस आधार का नामांकन होता है। इसीलिए जो है कि इसके साथ हमें इस एंगल, रेफरेंस एंगल को दर्शाना भी अत्यंत आवश्यक है। और वैसे ही आधार और कर्ण को भी देखें तो आधार बाई कर्ण एक अनुपात है, तो वैसे ही इसका इनवर्स यानी कर्ण का आधार के साथ जो अनुपात होगा एक डिफरेंट अनुपात होगा। तो हम इसका एक डिफरेंट नाम सेकेंट, इसका नाम होता है सेकेंट। इसका नाम क्या होता है, सेकेंट। लीजिए लिख देते हैं सेकेंट। और जो है कि हम लोग इसे शॉर्ट में सेक बोलेंगे, और इसके साथ जो है कि इस एंगल को लिखना भी जरूरी हो जाता है। और तीसरा जो है कि जो लंब और आधार का इसका रेशियो है, तो इसी का इनवर्स अगर करते हैं तो उससे एक अलग अनुपात को दिखाता है, वो आधार और लंब के अनुपात को दिखाता है। और इस अनुपात का नाम हम लोग अलग रखें, एक इसे कहते हैं कोटेंजेंट। इसी से आया है, इसका नाम होता है कोटेंजेंट, लेकिन हम इसे कॉट कहते हैं, शॉर्ट में कॉट। और जो है कि इसके साथ तो ये रेफरेंस एंगल को लिखना ही बेहद जरूरी है। तो इस प्रकार से हमें 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज मिले। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये तीसरा, ये हो गया चौथा, पांचवा और छठा। तो हमें 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज मिले, और इससे ज़्यादा अनुपात राइट एंगल ट्रायंगल में हो नहीं सकता है। ये 6 ही अनुपात संभव है। ये राइट एंगल ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में यही 6 अनुपात संभव है।
लंब और कर्ण का, आधार कर्ण लंब आधार, और उल्टा इसका कि कर्ण बाई लंब, कर्ण बाई आधार और आधार बाई लंब का जो है कि अनुपात ही संभव है, और 6 का हम लोग नामांकन कर दिए। तो हम लोगों ने देखा ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसका एक कोण समकोण है, और इस रेफरेंस एंगल थीटा के हिसाब से हम इसका नामांकन कर दिए। ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो अब हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ें, उसे हम एक साथ अभी लिखेंगे। तो अभी हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक देखें। जो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण के बराबर होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण के बराबर होता है, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार के बराबर, कॉट थीटा आधार बटे, यानी रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, यानी टेन थीटा का इन्वर्स होगा, उल्टा होगा। और जो सेक थीटा होगा एक कॉस थीटा का उल्टा होगा, है ना। ये आधार बाई कर्ण, तो ये कर्ण बटे आधार है। और तीसरा कॉसेक थीटा है, तो ये साइन थीटा का क्या होगा, इनवर्स होगा, है ना। ये अगर लंब बाई कर्ण है तो ये है कर्ण बाई लंब है। यही ट्रिगोनोमेट्रिक 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है जिसे आप लोग को याद करना है। मैं जानता हूँ कि ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो है त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसे याद करने में आप लोग को काफ़ी कठिनाई हो सकती है। तो इसे याद करने का हम एक ट्रिक बताते हैं आपको, है ना। इसे बताने से पहले ये जो किस पे बेस्ड है, तो हम इसे एल लंब एल है ना, एल से लंब हो गया, आधार को ए से डिनोट अगर कर दे, ए फॉर आधार, और कर्ण को के से हम डिनोट कर दे, तो अभी मैं जो आपको बताऊंगा बहुत आसानी से आप इसे याद रख सकते हैं। एक ट्रिक है, देखते जाइए आप लोग। इस बार 6 बॉक्स का आप सबसे पहले हम लोग एक एक हम तस्वीर बनाएंगे, एक फिगर बनाएंगे जिसमें इस तरह का 6 बॉक्स हो, है ना। एक टेबल बना लिए, और इसमें हम जो कि ऐसे ही चलते जाएंगे। सबसे पहले इसको हम साइन से भरेंगे, इसको फिर कैसे भरेंगे, कॉस से, और इसको टेन से। आप लोग को पता ही है फिर जो है कि सबका उल्टा लिखना होता है। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। और टेन का उल्टा हमने पढ़ा कॉट होता है ना। तो हम लोग याद करते हैं एल लाल, हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला है याद करने का, लाल बटे कक्का। लाल बटे क्या, कक्का। कक्का तो आप लोग समझते होंगे। तो लाल बटे कक्का, तो यहाँ पे लिख देते हैं लाल एल ए, एल लाल, और बटे कक्का के ए कक्का हो गया, है ना। तो लाल बटे कक्का। अब देखिए इससे आपको क्या याद रहेगा, आप पहले इस बॉक्स में साइन कॉस टेन और कॉट से कॉसेक के रूप में हमें लिखना आना चाहिए, है ना। इसके बाद हम इसे इस ट्रिक पे याद करेंगे, और ये जो ट्रिक है लाल बटे कक्का, एल फॉर लंब, और एल फॉर क्या होगा, ये लंब, और के फॉर क्या है भाई, कर्ण, है ना। तो लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा जब लिखना हो, साइन थीटा लिखना हो तो एल बटे के, ऐसे देख जाएंगे हम लोग कि साइन थीटा का मतलब होगा लंब बटे, यहाँ पे के क्या है, कर्ण है, लंब बटे कर्ण। तो हम इस प्रकार से जाएंगे जब इसको कर रहे होंगे। देखिए अब कॉस क्या होगा, कॉस ए और बाई के, ए बाई क्या, के। तो इस डायरेक्शन में हम लोग जाएंगे कॉस के लिए, कॉस के लिए जाना होगा तो इस डायरेक्शन में जाएंगे, साइन के लिए इस डायरेक्शन में, कॉस के लिए इस डायरेक्शन में, और टेन के लिए भी ऊपर से नीचे जाएंगे। एल मतलब मीन्स लंब, और ये मतलब क्या हो जाएगा, आधार आपका हो जाएगा, है ना। अब कॉस कॉट के लिए देखना है, किसके लिए देखना है, कॉट के लिए। तो अब ऊपर से नीचे जाएंगे, सॉरी नीचे से ऊपर जाएंगे। कॉट के लिए जाना है तो नीचे से ऊपर, और नीचे क्या है, ए है आपका, ऊपर क्या है, एल है, यानी कि आधार बटा लंब हो जाएगा। सेक थीटा के लिए भी नीचे से ऊपर इस बार जाएंगे, तो नीचे क्या है आपका, नीचे के है, और ऊपर क्या है, ए है ना। तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और कौशिक थीटा जो है आपका, इसके लिए भी नीचे से ऊपर जाएंगे, तो ऊपर नीचे जो है कि आपका कर्ण दिया होगा, के फॉर कर्ण एंड फॉर लंब, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। इस ट्रिक से जो है कि आपको याद करना है, यानी कि साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, और जो है कि टेन थीटा आधार बटे लंब बटे आधार। वैसे ही कॉस के लिए नीचे से ऊपर जाएंगे, कॉट थीटा अगर कॉट है तो कॉट के लिए नीचे से ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा आधार बाई लंब। अगर फिर इसके बाद सेक आता है, सेक के लिए नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार,
और जो है कि कौशिक के लिए नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा कर्ण बटे लंब। और इस प्रकार से जो है कि आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं।